Assalamualaikum. Let's talk about AS level first topic of economics, that is basic economic problem. Basic economic problem क्या है कि आपके पास अनलिमिटेड wants हैं, बट उन अनलिमिटेड wants को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है. व्हाट डू आई मीन बाय अनलिमिटेड wants? पहले तो want से पहले आप एक चीज समझो कि want और need डिफरेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल want होती है नॉट असेंशियल, वेराज नीड होती है असेंशियल. ठीक है, देखो जो चीज आपको खाने पीने के लिए चाहिए, जो फूड है, जो वाटर है, जो क्लोथ्स टू वेयर है, शेल्टर, ये सारी चीजें आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं. ठीक है, वेयर एज अ वांट इट्स नॉट असेंशियल. जैसे आपको आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इट्स नॉट असेंशियल टू हैव. ठीक है, तो वांट और नीड में डिफरेंट है. तो क्या बोलते हैं, आपकी ना अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी अनलिमिटेड चाहते हैं, पर उन चाहतों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, ना हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है. ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल. तभी तो जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही केपेबल होते हैं ऑफ कंज्यूमिंग इट. ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो नोन एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. जब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो चॉइस क्रिएट हो जाती है ना. व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. लेट्स से आप कमा रहे हो पर मंथ $1,000. ठीक है, पर मंथ. ठीक है, अब अब आपके पास कुछ बिल्स हैं जो पे करने हैं. ऑब्वियसली आप कमा इसलिए रहे हो ना, टू कि आप अपने बिल्स को पे आउट कर सको. लेट्स से आप रेंट दे रहे हो $500. लेट्स से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, लेट्स से $100. लेट्स से आप जो है फिर किसके लिए बच गया, फूड एंड वाटर के लिए. ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए आप समझो. ठीक है, तो आपके पास बच गए सिर्फ $400. ठीक है, अब रेंट तो देना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी ही देनी है. अब फूड एंड वाटर आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप चीपर बाई करके आ जाओ. सही है कि 400 में ही कवर अप हो जाए. अब लेट्स से आप एक मार्केट गए. ठीक है, उधर आपके पास दो ऑप्शन है. नंबर वन लेट्स से आपके पास है अ पीस ऑफ मीट फॉर $400. सेकेंड ऑप्शन है, ये और का ऑप्शन है. ओके, या तो ये या तो ये. अ पीस of bread for $50. अच्छा, ये आपने मार्केट गए, अब आपने $400 हैं आपके पास. अब आप देखो, आपने ना दो चीजों में इन्वेस्ट करना है, या तो मैं मीट में करूंगी या तो मैं ब्रेड में करूंगी. ठीक है, अब देखो मेरे पास चॉइस क्रिएट हो गई. और क्यों क्रिएट हुई? कि मेरे पास शॉर्टेज थी पैसों की, $400 शॉर्ट थे मेरे पास. ठीक है, आपकी इनकम इटसेल्फ एक शॉर्टेज है. ठीक है, ये आपकी रिसोर्स है. योर इनकम इज योर रिसोर्स विच इज लिमिटेड हियर. इस लिमिटेशन की वजह से आपके पास चॉइस क्रिएट हो गई कि अगर आप $400 में एक पीस ऑफ मीट खरीद पाओगे, आ पीस ऑफ मीट फॉर $400, यहाँ पे आ पीस ऑफ मीट फॉर $50. तो अगर मैं इसको 400 से 50 को डिवाइड करूं, ओ सॉरी, $400 डिवाइड बाय 50, दैट मेक्स इट 8 पीसेस. यहाँ पे आप इसकी 8 क्वांटिटी खरीद पाओगे, वेरस आप इसकी यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी खरीद पाओगे. तो किस पे जाएगा बंदा? क्योंकि उसको पूरे मंथ चलाना है, पूरे मंथ चलाना है, तो वो डेफिनेटली जाएगा पीस ऑफ ब्रेड पे. क्योंकि वो एक पीस ऑफ मीट कितने महीने चला लेगा, महीने में कितने ही दिन चला लेगा वो. ठीक है, तो ये बोलते हैं जब आपकी कोई भी रिसोर्स दैट इज इनकम ओवर हियर, कोई चीज लिमिटेशन में होती है, तो आपके पास चॉइस क्रिएट हो जाती है. अच्छा, चॉइस क्रिएट हो जाती है तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज हो जाती है. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आपने पढ़ा भी होगा अपने ओ लेवल्स में. अच्छा, मतलब अगर मैं ये चूज करती हूँ तो ये मुझे फॉरगो करना पड़ेगा, या ये चूज करती हूँ तो मुझे ये फॉरगो करना पड़ेगा. ठीक है, अगर लेट्स से मैं अगर थोड़ी सी एग्जांपल दूं, अगर मैंने 1 पीस ऑफ मीट लेने का सोचा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 0 पीस ऑफ ब्रेड. सही है, अगर मैं एक भी पीस ले लेती हूँ मीट का, तो फिर मेरे पास $0 है कि मैं ब्रेड पे भी इन्वेस्ट करूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरा. जो दूसरा ऑल्टरनेटिव था, मैं उसकी 0 क्वांटिटी ले रही हूँ. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मैंने गिव अप कर दिया. वेराज अगर मैं 1 पीस या लेट्स से 8 पीसेस या 1 पीस भी अगर इनफैक्ट मैं खरीदती हूँ, 1 पीस ऑफ ब्रेड, तो आई जस्ट डू नॉट हैव इनफ मनी. मेरे पास कितने बचेंगे? मेरे पास $350 बचेंगे. तो मैं 0 ही कंज्यूम कर पाऊंगी, 0 पीस ऑफ मीट. ठीक है,
तो अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो तो इसकी गिरा दोगे, या इसकी बढ़ा देते हो तो इसकी गिरानी पड़ेगी। समझ आ रही है? तो अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कौन बेयर करता है? ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स बेयर करते हैं। कस्टमर, जो मैंने बताया, देखो कस्टमर के पास क्या था, सिर्फ 1000 एज एन इनकम थी। प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, हर कोई, हर इकोनॉमिक एजेंट क्या फेस कर रहा होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, कंज्यूमर बेयर करता है इस चीज को, प्रोड्यूसर बेयर करता है, गवर्नमेंट भी बेयर करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हो गुड एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो डेफिनेटली गुड वाई की क्वांटिटी आप कम कंज्यूम करोगे। इसी तरह से अगर गुड एक्स वाई की आप सोचते हो कि मैं ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो गुड एक्स की आपको कम करनी पड़ेगी। तो जो रिलेशनशिप दोनों गुड एक्स और गुड वाई के दरमियान है, वो कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक की क्वांटिटी को मैं ज्यादा बढ़ाऊंगी तो दूसरे की ऑब्वियसली कम करनी पड़ेगी। दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका कर्व बनेगा। ठीक है? इसी तरह से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी सोचता है भाई कि कौन से गुड्स ऐसे हैं मैं प्रोड्यूस करूं जो प्रॉफिटेबल है। सही है? वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचेगा। ऑब्वियसली आप काम करते ही किस लिए हो कि आपको प्रॉफिट्स हो। तो अगर वो सोचता है कि भाई कैपिटल गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन करता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो कंज्यूमर गुड्स की कम बनानी पड़ेगी। इसी तरह से वाइस वर्सा। अगेन जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा होता है वो नेगेटिव हो रहा होता है। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी पॉइंट पे सोचती है कि यार मैं पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, दैट मीन्स आपको सब्सिडी कम दोगे आप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को। ऐसा ही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, सब्सिडी आपने नहीं दी उन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन वालों को, दैट मीन्स वो हो सकता है वो ज्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। इसी तरह से वाइस वर्सा। तो अगेन इधर जो भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा होता है। ठीक है? अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है? अब प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब डिटरमिन करनी होती है तो उससे पहले वो कहीं सवाल ढूंढता है, भाई क्या चीज प्रोड्यूस करूं? ऑब्वियसली वही चीज प्रोड्यूस करेगा जहां पे प्रॉफिट ज्यादा। किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं? ऑब्वियसली वो उन चीजों से प्रोड्यूस करेगा जिसमें इसकी कॉस्ट कम लगे। ठीक है? फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टारगेट ऑडियंस। सही है? कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सही है? कि मैं किन के लिए बना रहा हूँ प्रोडक्ट, whether it's for Gen Zs, whether it's for Gen Alpha, किस जनरेशन के लिए, या मिलेनियल्स के लिए है। सही? अच्छा, तो बनाने के लिए एज अ प्रोड्यूसर आपको चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर कंबाइन करता है इन ऑर्डर टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। आपके चार किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, जैसे रिसोर्सेज में कौन सी होती है लैंड में? बेसिकली द नेचुरल रिसोर्स कुड बी ऑयल, गैस, द लैंड इटसेल्फ। ठीक है? उसके लिए आप क्या कॉस्ट इनकर करते हो? ऑब्वियसली अगर आप किसी के लैंड पे काम कर रहे हो तो आपने रेंट पे करना है, आपकी ये कॉस्ट रही, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं है इससे आपको। सही है? जीरो रिवॉर्ड। लेबर, लेबर क्या होती है? आपकी ह्यूमन रिसोर्स, वेदर इट्स द स्किल्ड लेबर और द अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर होती है तो यू विल बी प्रोवाइडिंग देम विद सैलरीज। अगेन दिस इज अ कॉस्ट टू अ बिजनेस। फिर अगर आपकी अनस्किल्ड लेबर है तो आप वेजेस दोगे। फिर अगेन ये भी एक कॉस्ट है उसके लिए, बिजनेस के लिए। अच्छा, वेजेस नहीं होगा यहाँ पे, स्किल्ड लेबर को आप सैलरीज दे रहे होते हो। दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी टू यूज हियर। वेजेस आप अनस्किल्ड लेबर को देते हो, तो अगेन रिवॉर्ड भी कुछ भी नहीं है। ठीक है? कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे मशीनरी है, पैसा इट सेल्फ है, कि आपने बिजनेस में पैसा ले गया 50,000 का, या आप बिजनेस में 50,000 की मशीनरी लेके आए, सो दैट इज द सेम थिंग। अच्छा, मशीनरी वगैरह पे हो सकता है आप जो है वो लोन से लेकर आए हो, तो आपको इंटरेस्ट एंड कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ओके, फोर्थ वन, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस में रिस्क लेता है, बेसिकली द ओनर जिसने शुरू किया इस बिजनेस को। अगेन इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। अगेन कॉस्ट भी इसमें कोई नहीं लग रही होती क्योंकि आप अपने आप थोड़ी कुछ चार्ज करोगे, लेकिन प्रॉफिट मिलता है उसको एज अ रिवॉर्ड। ठीक है? इन सबको कंबाइन करता है, उससे इसको प्रॉफिट मिलता है। दिस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या लगाता है? दिमाग लगाता है बिजनेस में। सही है? क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है, रिस्क टेकर होता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows all the outputs that an economy can produce within its given resources। हमने पढ़ा ना, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है? जैसे मैं क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। देखो,
एक बना सकता है वो कैपिटल गुड्स, एक बना सकता है वो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इधर ऑपरेट कर रहे हो ए पे, सही, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है कि यहाँ पे आपके बन रहे होंगे लेट्स से 180 of capital goods and 50 of consumer goods. So ये एक combination है, combination of the resources. That is why it is known as PPC. PPC कहता है कि it is a combination that can be produced within the given resources. ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन जो PPC है, जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है, that is also known as concave. और ये एक कंट्री की औकात है, ठीक है, कि ये ए तक प्रोड्यूस कर सकती है, सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर सकती है, इससे बाहर नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच अ कंट्री कैन प्रोड्यूस। ऑलराइट, अच्छा लेट्स से मैं अगर दूसरा कॉम्बिनेशन देखती हूँ, तो लेट्स से आपका दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है, सही है। अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड में देखो, लेट्स से आप प्रोड्यूस कर रहे होगे इधर मे बी 100 और आप इसके ज्यादा कर रहे होगे लेट्स से मे बी 90, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, सही, ये लेट्स से बी है, सही। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो गुड्स के दरमियान हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉनकेव है, ठीक है। और कॉनकेव क्यों है, क्योंकि आपने शो करनी है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट। दैट इज वाई हम इसको कॉनकेवली शो करते हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी कर्व कहा जाता है, और फ्रंटियर कर्व भी हम लोग कह देते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर मैं ए से बी भी जाती हूँ या बी से सी जाती हूँ, डी सी से डी जाती हूँ या डी से ई जाता हूँ, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। ये होते हैं पॉइंट्स ऑन द कर्व, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कंट्री का ये पोटेंशियल होता है कि कंट्री इतना प्रोड्यूस कर सकती है, कंट्री के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि ये इतना इस हद तक प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, अगर आप ए पे ऑपरेट कर रहे हो या बी पे या सी पे या डी पे, तो इसको इसको हम कहते हैं कि कंट्री जो है अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करके बैठा हुआ है, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है अपनी रिसोर्सेज को। दैट आल्सो शोस कि आपके पास कोई वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, ठीक है। और आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्यों, क्योंकि अब अगर आप सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो तो लेबर भी तो एक रिसोर्स है ना, फुल्ली यूटिलाइज हो रही है आपकी रिसोर्स, और चाहिए भी होगी क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो ऑब्वियसली आपको देयर विल बी अ नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मोर ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, एफ जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट सेम है, एफ जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग को। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप बलूचिस्तान की साइड पे जाओ जो कि अनडिस्कवर्ड है, कभी डिस्कवर ही नहीं की वो रिसोर्सेज, तो पाकिस्तान इज एक्चुअली ऑपरेटिंग ओवर हियर, सही है। लेकिन वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है, अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर सकता है, लेकिन ही इज नॉट, दे आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल के आप अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो मैं बात दूंगी इसको एग्जांपल, सही है, आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग है। दैट आल्सो शोज कि आपने अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं किया हुआ, दैट इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएगा और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आपने तीन चीजें याद रखनी है अगर कंट्री जो है वो एक्चुअल पे ऑपरेट करे, दैट मीन्स दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज टू इट्स फुल कैपेसिटी। Along with that, there could be a wastage of resources and a huge possibility that the country is operating at unemployment, ठीक है। अच्छा, अब एक और केस होता है जी, सही, ये एक अनअटेनेबल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ इतनी है, सही, ये रिसोर्सेज है आपके पास, ये आपकी औकात है कंट्री की। आप कंट्री की औकात से अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो ये आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग है, बाहर ऑपरेट कर रहे हो तो दिस इज नोन एज अनअटेनेबल पॉइंट, व्हाई, बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ऑपरेट एट पॉइंट जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दूं जो मैं जिसकी मैं बात कर रही थी, आप पोटेंशियल समझो कि पोटेंशियल समझो ए ग्रेड, ठीक है। एक्चुअल स्टैंडिंग है आपकी कि आपके अभी 50 आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में नंबर, ठीक है, लेकिन आपका पोटेंशियल है कि आप ए ला सकते हो,
ठीक है, लेकिन अभी करंटली स्टैंडिंग यू आर एट 50, आप ए ला सकते हो, और अनअटेनेबल पॉइंट होती है डिस्टिंक्शन लाना, जो कि औकात से बाहर है। ठीक है, दिस इज दिस इज अ मोर इजियर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो, पेपर में आपकी ड्राफ्टिंग ही सब कुछ है। ठीक है, हाउ विल यू बी एक्सप्लेनिंग द पॉइंटर जब आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखने को आता है? वी विल बी डिस्कसिंग आप पास पेपर 2 कि भाई पास पेपर में आपने किस तरीके से इसको जवाब करना है। अब देखो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, मैंने पहले पीपीसी की डेफिनेशन दूंगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस within its given resources. All the points A to D, which is in my diagram, it's A to E. ठीक है, represents potential, आपकी औकात डिफाइन करती है, that is efficient allocation of resources where there will be full employment and no wastages of resources. ठीक है, अच्छा, it is the optimum situation for an economy, whereas point E जो मेरे उसमें point F है, ठीक है, that is inside the production possibility curve represents actual, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सको, बल्कि आपको याद होगा F is inside and G is outside। ठीक है, represents actual, that is current situation, which represents inefficiency, that is under allocations of resources which results in wastage of resources and unemployment। आपने एग्जामिनर को यही 3 पॉइंट बोलने हैं, बस यही 3, under allocation of resources, wastage of resources, and unemployment, that's it। फिर the point G, outside the production possibility curve, that is unattainable because the economy is currently facing scarcity, सही है, which results in shortage of resources, that is scarcity। सही है, that is how you need to define your डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने को हो गया, आपको डायग्राम डिफाइन करनी ही होगी। तो डायग्राम आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि पहले आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन डाली, ठीक है, और फिर आपने बताया कि डायग्राम को एक्सप्लेन करना है बेसिकली। अच्छा, अब पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, दैट इज केस नंबर 1। हम लोग डिफरेंट तरह के केसेस देखेंगे अब। ठीक है, सबसे पहला केस आ रहा है, दैट इज नोन एज केस नंबर 1, कि आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, जो हमने बोला था ना, यहाँ पे पॉइंट जी था जो आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। अब नाउ दिस जी इज अटेनेबल, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ने एक शिफ्ट मारा है। कौन सा शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट मारा है। आपकी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ गया है, औकात बढ़ गई है। अच्छा, कि कैसे बढ़ी औकात? भाई आपने नेचुरल रिसोर्सेस निकालना शुरू कर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पाकिस्तान के पास इतनी रिसोर्सेज है, बट वी आर करंटली नॉट ऑपरेटिंग टू आवर फुल पोटेंशियल। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, इससे होगा क्या? आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्या आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे आउटपुट, तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी बढ़ जाएगा तो आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके पास ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाओगे तो आप बेच ज्यादा सकोगे। ठीक है, नॉट ओनली लोकली बट ऑल्सो इंटरनेशनली। अच्छा, अच्छा, रीजंस क्या क्या हैं इस पोटेंशियल के इंक्रीज होने में? याद रखना, आप कैसे शो करोगे कि आप अपनी कंट्री की औकात बता दोगे कि देखो, आप पहले 200 बना सकते थे, अब हम 600 बना सकते हैं। पहले 100 बना सकते थे, अब 300 बना सकते हैं उसी गुड के, क्योंकि हमारा औकात बढ़ गया है। जो अटेनेबल पॉइंट जी था, नाउ इट्स अंडर द अटेनेबल पॉइंट। फॉल इन प्राइस ऑफ एनर्जी, आपका प्राइस, एनर्जी का प्राइस फॉल हो गया, दैट इज पेट्रोल के प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो आपकी औकात बढ़ जाती है। सही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है किसी कंट्री ने, डेवलप्ड कंट्रीज की बात होती है। इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, दैट मीन्स आप समझो कि लोग, बाहर के लोग आपकी कंट्री में आके काम कर रहे हैं। रिसोर्स है ना, आपके पास एक रिसोर्स आ गया, आप रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे, आपका पोटेंशियल बढ़ गया रिसोर्स का। जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, आप वो पोटेंशियल बढ़ा चुकी। हमने क्या बढ़ा था? स्कार्सिटी कब होती है? जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो। अब बाहर से लोग आपके यहाँ आके काम कर रहे हैं तो आपका इंक्रीज हो गया ना रिसोर्स। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगेन मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लेट्स से एक लेबर पहले आधे घंटे में वो काम करती थी, अब वो रेगुलरली वो काम करेगा ना, तो वो 5-10 मिनट में फेंक देगा वो काम। ठीक है, तो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स यू हैव मोर ह्यूमन रिसोर्स नाउ दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन। फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, बेसिकली मशीनरी वगैरह की बात करें। कैपिटल गुड्स वही होते हैं जो मशीनरी वगैरह की नेचर में होते हैं। अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
द डायग्राम, अच्छा आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इस पोटेंशियल, इंक्रीजिंग पोटेंशियल को? बोलते दैट डायग्राम शोज एन इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स। बेसिकली आपने बताया कि भाई पोटेंशियल बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? आपने एक एग्जांपल देनी है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हुई है, इनमें से कोई भी एक रीजन आपने बता देनी है, ठीक है? फिर इससे क्या होगा? बोलते हैं जिससे एक राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट which will increase the productive capacity of the increases, which will increase the output and the gross domestic product, resulting in economic growth। सही है? बेसिकली आपने यही बात करनी है, इन्हीं चीज पॉइंट्स को लिंक करना है अपने आंसर में, ठीक है? मैंने आपको पॉइंट्स ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में बताए हुए कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, हेंस पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सही? अच्छा, यही केस अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सही, तो सेम रीजंस होने, ठीक है? अगेन आपका इनवर्ड शिफ्ट जाएगा, ऑल्सो नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिर जाएगी, आउटपुट गिरेगा, जीडीपी गिरेगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चली जाएगी, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। कैसे? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं करा रहे, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब आपके लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं ना कि इधर, क्योंकि आप मे बी यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम विद सफिशिएंट सैलरीज। फिर पॉपुलेशन कम हो रही है, राइज इन प्राइस ऑफ एनर्जी है, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स है, ठीक है? ओके, अब आप इसको एक्सप्लेन बिल्कुल सेम एज इट इज करोगे, जिससे आप बोलोगे डायग्राम शोज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू मे बी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज which cause a leftward shift in the production possibility curve from AB to CD, which will decrease the productive capacity of the economy, leading to a lower output or GDP being produced, resulting in a downward economic growth or a negative economic growth। ठीक है? अब केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 3 क्या होता है कि देखो, हम तो अभी तक बात कर रहे थे पोटेंशियल के बढ़ने की, ठीक है? कि आपको पोटेंशियल बढ़ गया, पहले आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, अब आपकी रिसोर्सेज थोड़ी सी एक्सपैंड होना शुरू हुई हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एक्चुअल बढ़ता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई रिप्रेजेंट्स योर एक्चुअल, ठीक है? शिफ्ट आ रहा है आपके कर्व में तो पोटेंशियल का बढ़ना है। देखो, ये आपका पोटेंशियल था, मैंने पहले ही बताया था, ये जो कर्व है आपको पोटेंशियल शो करता है। अगर कर्व में फर्क आ रहा है तो आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन आपका पॉइंट ई इधर से उधर हो रहा है, या तो यहाँ की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ जा रहा है। दिस इज नोन एज कि आपका एक्चुअल राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जा रहा है, ठीक है? अगर आपका एक्चुअल बढ़ जाता है, मतलब आपकी करंट सिचुएशन पे अब आप जाना चाहते हो अपने पोटेंशियल की तरफ, ठीक है? तो आपका इज एक्चुअली रीचिंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट मीन्स आप जा रहे हो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज की तरफ, आप जा रहे हो कि आपकी रिसोर्सेज कम हो, आप चाह रहे हो कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ठीक है? ये रीजंस लिखने हैं आपने पेपर में जब आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे होगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा, लॉन्ग रन में देखो, शॉर्ट रन में तो हो रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन लॉन्ग रन में देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी निकल रहे होते हैं कि आपका एक्चुअल रीचेस द पोटेंशियल, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? फिर प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाएंगी। अच्छा, क्यों शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी? भाई देखो, अगर आप फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हो तो आप ये सारी रिसोर्सेज भी तो इस्तेमाल कर रहे हो ना, आप अपनी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो जाएंगी, सही है? क्योंकि ई पे तो आप अपनी रिसोर्सेज को डिस्कवर नहीं कर रहे थे, ठीक है? फिर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी, तो जब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी तो आप सिर्फ उन्हीं को गुड्स प्रोवाइड करोगे, दोज हु कैन अफोर्ड इट, ठीक है? तो आप प्राइसेस बढ़ा दोगे ताकि सिर्फ कम लोग ही कंज्यूम कर पाए, एंड दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर एवरीवन, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, सही? क्योंकि प्राइस बढ़ी हुई होगी और आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जमाने में आप $100 में एक चॉकलेट परचेज कर लेते थे, बल्कि लेट्स से 3 चॉकलेट परचेज कर लेते थे, सही है? अब आप वही $100 में एक चॉकलेट परचेज करते हो, ठीक है? क्या मतलब कि आपकी रियल इनकम गिर रही है, ठीक है? जो जो आपको फायदा 3 का देता था, अब वो 1 का देता है सिर्फ, सही है? तो आपका वर्थ गिर रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। अच्छा,
अच्छा, इसके ना रीजंस क्या होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़े ना रीजंस की किस तरह से होता है पोटेंशियल का बढ़ना। अब आपने रीजंस यहाँ पर जो एक्चुअल के रीजंस है वो भी याद कर लेने, बिकॉज दिस इज रिलेट्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल व्हेन वी विल स्टार्ट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है, सही है, मतलब बहुत सारे लोग बाय करना शुरू करेंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ना शुरू होती है तभी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है, क्योंकि अगर सब बाय करेंगे तो सबको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं है दी रिसोर्सेज, दैट कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ता है, इट्स एडी नोन एज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है आपकी सी से, आई से, जी से, एक्स से, एम से। नाउ व्हाट सी आई जी एक्स माइनस एम मींस, देखो, एम मींस योर इंपोर्ट्स, एक्स मींस योर एक्सपोर्ट्स, दैट इज व्हाई एक्स माइनस एम। ठीक है, G means your government expenditure, I means your investment expenditure, and C means your consumption expenditure. बेसिकली कंजम्पशन क्या होता है कि आप जितना कंज्यूम करोगे, सही है, अगर हर कोई कंज्यूम करना शुरू कर देगा एक प्रोडक्ट को तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, है ना, डिमांड बढ़ गई ना चीज की। फिर इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट एज अ सप्लायर या एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, आप गुड्स ज्यादा बनाओगे, गुड्स ज्यादा बनाओगे तो गुड्स बिकेंगे भी ज्यादा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, सही, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो अगेन आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। फिर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा आप कर रहे हो आप इंटरनेशनली, तो बढ़ जाएगी। आपके इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं कि आप लोग लोकली परचेज कर रहे हैं और आपका गुड परचेज कर रहे हैं, ना कि इंटरनेशनली परचेज कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स कम हो चुके हैं। ठीक है, इन वजूहात की वजह से आपका एक्चुअल इंक्रीज होता है। ठीक है, जब कंजम्पशन बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। ठीक है, अच्छा आपने क्या याद रखना है कि एक्चुअल शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टेज नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन लॉन्ग रन में इट कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा और रियल इनकम आपकी गिर जाएगी। ओके, अच्छा अब देखो क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में। दिस डायग्राम शोज एन इंक्रीज इन एक्चुअल विच कैन बी ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, मैंने बता दिया एक रीजन। ठीक है, किसकी वजह से बढ़ी होगी, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच विल इंप्रूव द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज देयर विल बी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच रिजल्ट्स इन लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मैंने ये सब बता दी जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप मल्टीपल रीजंस भी मेंशन कर सकते हैं, देयर इज नो नॉट एन इशू, बट प्रेफरेबली ये कि आप एक भी लिखते हो तो दैट इज फाइन। दिस इंक्रीज इन एक्चुअल विल बी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन में इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, दैट इज इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट रिजल्ट्स इन हाइपर इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स डैमेजिंग, इट्स क्वाइट डैमेजिंग व्हेन प्राइसेस आर ओनली इंक्रीजिंग विद नो चेंज in the real income as resources get fixed when the actual reaches the potential। या आपकी पोटेंशियल जो है पे जब जाता है तो प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, रियल इनकम आपकी गिर जाती है। ठीक है, let's keep it till here and we'll be continuing with the case number 4 in the next class।